चलिए अब देखते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल 2.8। बच्चों इस तरह के एग्जाम्पल्स जी नीट में भी पूछे जाते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3 by 4D where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? अभी क्या क्वेश्चन पूछा है मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूँ। चलो देखिए, ये हो गया एक कैपेसिटर। इसमें आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अभी इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, ऐसे मैं बता रहा हूँ डी, ठीक है, ये डी है और ये अभी चार्ज है, तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, ठीक है। अभी तो वैक्यूम है, तो अगर वैक्यूम है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इजकल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, यही होता है। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देना है ऐसे। ये डाइलेक्ट्रिक ऐसा है जिसका एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K, एक बात। दूसरा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस D जितनी नहीं है। कितनी है ये है 3/4D जितनी, यानी कि आप समझ सकते हो कि 0.75D जितनी थिकनेस है इसकी, ऐसे, ठीक है। अब जब आप ये डाइलेक्ट्रिक अंदर प्लेस करोगे तो समझिए कि कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, चाहे पूरी डी विड्थ का इंसर्ट करो या कम विड्थ का करो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो सही। तो आपको ये फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा। अगर ऐसा दिया होता कि भाई ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक है और इसकी विड्थ भी डी जितनी है, तो मैं सीधा कह देता कि इसका कैपेसिटेंस के सी हो जाएगा, यानी कि के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करें, चलिए। इफ V0 is the initial potential difference between the two plates of the capacitor, इनिशियल यानी कि क्या, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, बीच में वैक्यूम है, तब का पोटेंशियल डिफरेंस। एंड E0 इज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E0 यानी कि जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है तब का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे में आप जानते हो कि E0 का इक्वेशन हो जाएगा V0 बाई डी, V इजकल टू ई डी, तो E इजकल टू V बाई डी, यानी कि यहाँ पे E0 इजकल टू V0 बाई डी, जहाँ पे D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। अब डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया है K, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, याद है, ये हो जाएगा E0 बाई के, E इजकल टू E0 बाई के। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। नाउ PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक will be, let us say V, then V will be equal to V1 plus V2। ये V1 और V2 क्या है भाई, देखिए यहाँ पे इस फिगर में समझते हैं।
ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, और ये जो एम्प्टी पोर्शन है वैक्यूम वाला, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इजकल टू V1 प्लस V2। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि V इजकल टू ED होता है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे आगे लिख सकते हैं। ये V, अब V1 इजकल टू क्या हो जाएगा? सुनो, ये V1 इजकल टू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूँ। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है E, और यहाँ पे है E0। तो अब हम कह सकते हैं कि ये V1 इजकल टू E इंटू 3/4D, और ये V2 इजकल टू E0 इंटू 1/4D। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/4D, क्योंकि ये जो बाकी बचेगा वो डिस्टेंस हो जाएगा 1/4D, या फिर कह दो D/4। ये हो जाएगा D/4, है ना। तो अब मैं लिख रहा हूँ V1 का इक्वेशन। V1 यानी क्या लिखना है आपको? E इंटू डिस्टेंस कितना है वो? 3/4D प्लस V2। V2 में क्या लिखना है आपको? E0, और डिस्टेंस कितना है? D/4। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं E0/K। तो ये इक्वेशन हो जाएगा पूरा 3E0D/4K। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा E0D/4। इसमें से आप अब ऐसे लिख सकते हो, E0D/4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया E0D/4 कॉमन। और अब क्या बच रहा है यहाँ पे? ये है 3/K प्लस 1। तो ये हो गया नई सिचुएशन में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब आगे लिखना है तो इसके लिए पहले थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं हम। चलिए, अब V के इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये E0D क्या है, इस इक्वेशन को देखो। E0 इजकल टू V0/D, तो E0D यानी कि V0 हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ V0। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको V0/4, और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट में LCM ले लें तो ये हो जाएगा 3+K/K। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है इक्वेशन V का। V यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का नया पोटेंशियल। अब समझिए कि यहाँ पे चार्ज नहीं बदलेगा, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो चार्ज वही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर द चार्ज ऑन द प्लेट्स will remain unchanged। क्योंकि आप जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो उसको प्लेट के चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर है, तो उसको प्लेट के चार्ज से कुछ नहीं लेना देना। तो ऐसे में चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज बदलेगा नहीं। इफ द इनिशियल चार्ज was Q0 and the initial capacitance
capacitance was C0, then obviously C0 will be equal to Q0 by V0. Now the new capacitance यानी ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद का जो कैपेसिटेंस है वो C विल बी इक्वल टू Q0 बाई V। देखिए पोटेंशियल बदल गया है, इसलिए V0 की जगह पे मुझे V लिखना पड़ेगा, लेकिन चार्ज वही का वही है, इसलिए चार्ज हम Q0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो V की वैल्यू हमारे पास है उसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये Q0 बाई यहाँ पे हो जाएगा V0, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखना ये हो गया 4K अपॉन 3 प्लस K। आ रही बात समझ में? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में ले लिया है। अब देखिए ये जो Q0 बाई V0 है वो क्या है हमारा, वो है हमारा C0। तो अब कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4K अपॉन 3 प्लस K इंटू C0। इसका मतलब ये जो नया कैपेसिटेंस है हमारा वो इनिशियल कैपेसिटेंस से 4K बाई 3 प्लस K गुना ज़्यादा है। ये है हमारा आंसर। Now let us see example 2.9. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to 500 volt of supply as shown in the figure. You can see here these are C1, C2, C3, C4. They are all connected in this network and a 500 volt of supply is applied. Determine A, the equivalent capacitance of the network, and B, the charge on each capacitor. Note, the charge on the capacitor is the charge on the plate with higher potential equal and opposite to the charge on the plate with the lower potential. You can see we have already shown here, this is plus Q and minus Q, this is plus Q and minus Q, and likewise. So, the charge on the higher potential is equal and opposite to the charge on the plate with lower potential. Now first of all we will find out the equivalent capacitance. Here you can see that C1, C2 and C3, they are in series only. Forget about C4 right now, but this C1, C2, C3 are in series. So we will start from that. Let me write here C1, C2 and C3 are in series. So their equivalent capacitance let us say if it is C dash, then 1 upon C dash will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? And as it is already said that all are 10, so it is 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10, and so it will be 3 by 10. So C dash can be written as just 10 by 3 microfarad. So the equivalent capacitance of these three capacitors is 10 by 3. Now you can understand that this 10 by 3, that means C dash and C4 are in parallel.
Now C dash and C4 are in parallel. So their equivalent capacitance let us name it like C only, then C will be equal to what? C dash plus C4, right? And C dash is 10 by 3 plus C4 is 10 microfarad. So that will become 13.33 microfarad. So this is our first answer, that is the total equivalent capacitance of the network. Now we need to find the charge on each capacitor. So for that, first I will create a space here and we will solve here. For this I will also require the figure, so I will put this figure here. Let me shift it little bit here somewhere. Now we know that in series connection, charge is always same in each capacitor. So our C1, C2 and C3 are in series, so that charges will be same. That's why here we have shown Q, Q and Q only. You can see all of these three are having Q charge. But C4 is connected directly with the battery. That's why it is having a different charge, and let us say it is Q dash. Here it is shown Q dash. Okay, so we need to find out charge of every capacitor. That means basically we need to find out Q and Q dash. So first let me write that let the charge on C1, C2 and C3 be Q, and on C4 be Q dash. Okay. Now if we take the potential difference of C1 as V1, C2 as V2 and C3 as V3 as well as for C4 as V4, then first thing we can write here that the addition of V1, V2 and V3 will be nothing but 500 volt, and this V4 will be exactly 500 volt. So now we can write here V1 plus V2 plus V3 will be equal to 500 volt. Now we know that C is equal to Q by V. So V is equal to Q by C. So I will put here Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, and that is 500 volt because all are having same charge Q. So I can now further write this Q upon C1 is 10 microfarad. This is Q by 10 again, and this is Q by 10 again. That is equal to 500 volt. So finally we can write this will be 3 Q by 10, and so we can write Q will be equal to 500 into 10 divided by 3. Don't forget that this 10 is in microfarad. So the answer will be in microcoulomb, and that answer what we will get will be 1666.7 microcoulomb, or we can write that Q will be equal to
approximately 1.7 into 10 raised to minus 3 coulomb, isn't it? See, this is micro coulomb here. So micro will give us 10 raised to minus 6, and when I am writing this term as 1.7, then it becomes here 10 raised to minus 3. So this is charge of C1, C2 and C3. Let me just bracket it. Now we need to find out Q dash also. Now for that we can write that here V4 is 500 volt. See, this capacitor C4 is directly connected with this battery. So the potential difference V4 can be only 500 volt. This is V4, that is 500 volt. But V4 is what? Again, V is equal to Q by C. So we can write from this equation that Q dash by C4 is equal to 500 volt, right? And so now further we can write that Q dash will be equal to 500 multiplied by 10 microfarad. So it will be 5000 microcoulomb. Mind well, it will be 5000 microcoulomb. Or you can write that Q dash will be equal to 5 into 10 raised to minus 3 coulomb. And that is our last answer, means that is the charge on C4. Q dash is equal to 5 into 10 raised to minus 3 coulomb. चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2.10. 900 pf of capacitor, 900 pf is picofarad, that is 10 raised to minus 12 farad. A 900 pf of capacitor is charged by 100 volt of battery as figure A. यहाँ पे है ये फिगर A और आप देख पा रहे हो कि ये एक कैपेसिटर है जो कि 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट्स वाई ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और इस तरफ की ये प्लेट नेगेटिव हो जाती है. हमने अभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को C कहा है और C यहाँ पे 900 pf आपको दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, यानी कि इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर है. देन बी, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड from the battery and connected to another 900 pf of capacitor as shown in figure B. अब क्या किया गया है कि ये जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके वहाँ पे उसके जैसा ही दूसरा एक कैपेसिटर लगा दिया गया है. अब ऐसे में क्या होगा कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो इसके ऊपर से थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, वैसे एग्जैक्टली आधा चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर सेम है. अगर दोनों कैपेसिटर सेम है तो हाफ हाफ चार्ज हो जाएगी. ठीक है. तो अब ये पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम. अब इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है. अब यहाँ पे इनिशियली तो ऐसा ही लगता है कि इस कैपेसिटर में पहले जितनी एनर्जी स्टोर थी उतनी ही टोटल एनर्जी इस सिस्टम में होनी चाहिए. लेकिन देखते क्या होता है. चलिए पहले हम ले लेते हैं ए आंसर. यहाँ पे देखिए, पहले जो कैपेसिटर आपने 100 वोल्ट के साथ जोड़ा हुआ है उसके लिए दो चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेगी. एक तो इसका चार्ज और दूसरी इसकी एनर्जी. तो मैं पहले चार्ज फाइंड कर लेता हूँ इसका. ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर हमने इसको चार्ज Q कहा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q. तो आपको पता है Q इजकल टू हो जाएगा CV. C इजकल टू Q बाई V तो Q इजकल टू CV. अब C कितना है 900 picofarad. So I should put here
10⁻12 और V वोल्टेज कितना है, ये है 100। तो ऐसे में ये Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 9 × 10⁻8 कूलम। ये आपको मिल गया अभी चार्ज। दूसरा हमें चाहिए एनर्जी, तो मैं एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ। एनर्जी stored in the capacitor देखिए, हम इसमें एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन ले सकते हैं 1/2 QV। याद है, 3 इक्वेशन है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के, 3 इक्वेशन है। एक है 1/2 CV², दूसरा है 1/2 QV और तीसरा है Q²/2C। तो हम यहाँ पे 1/2 QV लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। 1/2 Q यानी कि 9 × 10⁻8 कूलम और V यानी कि 100 वोल्ट। तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 4.5 × 10⁻6 जूल एनर्जी है ना ये। तो ये हो जाएगा U = 4.5 × 10⁻6 जूल। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ज़रा इसको ब्रैकेट कर लेते हैं हम। ये हो गया पहला आंसर। अब हमें B फाइंड करना है, तो B के लिए बात करेंगे ऐसे। देखिए, यहाँ पे एक बात वापस क्लियर कर लेते हैं हम कि अगर यहाँ पे Q चार्ज था, तो जब आप इस कैपेसिटर के साथ उसके जैसा ही दूसरा कैपेसिटर जोड़ते हो, और ख़ास तौर पे याद रखना कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो ही ये बात होगी कि जब आप इस कैपेसिटर के साथ उसके जैसा ही दूसरा कैपेसिटर जोड़ते हो तो इस पे से हाफ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे Q था, तो अब यहाँ भी Q/2 बचा और यहाँ पे Q/2 आ गया। तो यानी कि दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज हो गया। देखिए, याद रखना, अगर बैटरी जोड़ी हुई है और आप दूसरा एक कैपेसिटर ऐड करते हो तो पहले कैपेसिटर से चार्ज जाएगा नहीं, उल्टा दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? बैटरी पे से आ जाएगा। इसलिए बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज हाफ यहाँ पे आ जाएगा। एक और बात, ये पहले जो कैपेसिटर आपने जोड़ा हुआ है बैटरी के साथ, अगर बैटरी का पोटेंशियल आप कहो कि V है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कैपेसिटर का पोटेंशियल भी हो जाएगा V। समझ रहे हो? अगर ये बैटरी का जो 100 वोल्ट पोटेंशियल है, इसको हम V कह रहे हैं, तो कैपेसिटर पे भी V पोटेंशियल आ जाएगा। और जब ये कैपेसिटर दूसरे ऐसे ही कैपेसिटर के साथ जुड़ता है तो पोटेंशियल दोनों का हाफ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हाफ हो गया है, कैपेसिटर वही का वही है, चार्ज हाफ हो गया है, तो फिर ऑब्वियसली पोटेंशियल भी इसका हाफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा V/2 और यहाँ भी पोटेंशियल आ जाएगा V/2। तो ऐसे पोटेंशियल दोनों पे हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हियर in steady situation the charge and the PD यानी कि potential difference will be half, right? Here in steady situation यानी कि जब ये स्टेडी हो जाए, तब पहले तो क्या होगा कि चार्ज ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा, तो स्टेडी सिचुएशन आ जाए तब यहाँ पे चार्ज भी हाफ हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। लेट द चार्ज is Q dash
then Q dash will be equal to Q by 2, and PD is, let us say, V dash, then V dash will be equal to V by 2. अब हम इसमें टोटल एनर्जी इसकी फाइंड करेंगे। देखिए बहुत आसान है। अब तो आप इसकी एनर्जी का इक्वेशन ऐसा ही ले सकते हो कि भाई U डैश इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे Q डैश और V डैश ऐसे करके ले सकते हो आप। तो ऐसे आपको इस कैपेसिटर की एनर्जी U डैश मिल जाएगी, और उतनी सेम एनर्जी इसकी भी होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, सब कुछ सेम है। तो ऑब्वियसली इसकी भी एनर्जी कितनी हो जाएगी, U डैश। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2U डैश, है ना। तो ये बात जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, नाउ total energy of the system, इसको हम क्या नाम दें, UT नाम दे देते हैं। तो UT यानी कि U डैश प्लस U डैश, यानी कि 2U डैश। बट यहाँ पे U डैश यानी क्या लिखेंगे हम, 1/2 Q डैश एंड V डैश, और आगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ ऐसे। और आगे अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे Q डैश यानी क्या, Q/2, और V डैश यानी क्या, V/2। तो अब डाल दो Q की वैल्यू, आपके पास है Q की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁻8 कूलम, और V की वैल्यू आपको पता है 100 है। डिवाइड बाय क्या करना है आपको, डिवाइड बाय करना है अभी 4। तो फिर ये हो जाएगा 2.25 × 10⁻6 जूल। ये हो गई फाइनल टोटल एनर्जी। मैं इसको भी ज़रा ब्रैकेट कर देता हूँ, ये हमारा दूसरा आंसर है। यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन एक बात देखने लायक है कि इनिशियल कंडीशन में एक ही कैपेसिटर था, तो उसकी एनर्जी थी 4.5 × 10⁻6 जूल। अगर आप उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हो तो भी वो चार्ज तो हो गई, ठीक है, तो तब भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ही, और वो स्टोर कितनी होगी, 4.5 × 10⁻6 जूल ही होगी। लेकिन जब आप उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो और उसके ऊपर चार्ज हाफ हो जाता है, हाफ दूसरे पे चला जाता है, इसके बाद जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी मिला के कैलकुलेट करते हो, तो भी इनिशियल एक कैपेसिटर में जो एनर्जी थी उससे हाफ है। ये 4.5 था, ये 2.25 है सिर्फ। तो क्वेश्चन ये है कि ये हाफ एनर्जी गई कहाँ पे, यहाँ पे हाफ बची है, दोनों कैपेसिटर की मिला के, याद रखना ये जो एनर्जी है वो दोनों कैपेसिटर की मिला के एनर्जी है। तो इतनी ही दूसरी एनर्जी गई कहाँ, आंसर है कि जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा था पहले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तब चार्ज को ट्रांसफर करने में इतनी एनर्जी चली जाती है। तो इतनी एनर्जी बचती है और इतनी ही एनर्जी का लॉस हो जाता है चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर करने में, यानी कि ट्रांजिशन में। ये जो लॉस्ट एनर्जी है वो दरअसल वेस्ट नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, दो चीज़ों में, एक है हीट और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये चार्ज वायर में से पास हो रहा होता है तब वायर में करंट फ्लो होता है, इस वजह से वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। और आप आगे पढ़ोगे कि जब किसी वायर में से, अगर किसी लूप में से रादर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कहो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ऐसे टोटल मिला के
इतनी ही एनर्जी लॉस भी हो जाती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, here same amount of energy is lost during the transit of charge in form of heat and electromagnetic radiation। ठीक है, आई होप कि ये तीनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको बता दूं कि इन तीनों न्यूमेरिकल की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख छोड़ी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।